Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine. English grade 7. Today we are going to read and translate our unit number 3, which is Gwadar Port. Gwadar Port means Gwadar ki bandargah. It is an informative text. As other genres of literature, informative text is also a style of writing in which we can say that we can get different informations about anything or any person. So let's start our reading and translation. इस लेसन को, इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम बता सकें व्हाट इज़ गवादर पोर्ट, क्या है गवादर पोर्ट और वो पाकिस्तान के लिए क्यों वो अहमियत रखता है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द गवादर पोर्ट इज़ अ डीप वाटर सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान. डीप वाटर मीन्स गहरे पानी का, सी पोर्ट बंदरगाह. गवादर पाकिस्तान की एक गहरे पानी की बंदरगाह है. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी इन द बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के एक सूबे बलूचिस्तान में बहरा अरब पे ये वाक़या है. द गवादर डिस्ट्रिक्ट कवर्स अ कोस्टल जोन. कोस्टल मीन्स साहिली एंड जोन मीन्स इलाका. एक बहुत बड़े कोस्टल जोन को, एक साहिली इलाके को ये पूरा डिस्ट्रिक्ट, एक ज़िला जो है वो कवर करता है या इस पे बेस करता है. द मेन टाउन्स ऑफ गवादर आर पसनी, गवादर एंड जिवानी. इसके जो मेन टाउन्स हैं, कस्बे हैं, वो हैं पसनी, गवादर एंड जिवानी. गवादर इज़ अ बलोची वर्ड मीनिंग द डोर ऑफ द विंड. गवादर एक बलोची लफ्ज़ है जिसका मतलब है हवा का दरवाज़ा. नाउ दैट इट इज़ बीइंग डेवलप्ड अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक, इट कैन राइटली बी कॉल्ड द डोर ऑफ प्रॉस्पेरिटी विंड. अब जबकि ये एक तरक्की याफ्ता जगह बन चुकी है, चाइना के ताउन से, चाइना और पाकिस्तान ने जो सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट किया है, उसकी वजह से हम इसको अब सही तौर पे या मुनासिब होगा इसको ये कहना कि ये डोर ऑफ प्रॉस्पेरिटी विंड है, यानी तरक्की की, खुशहाली की हवा का दरवाज़ा है. इट इज़ लोकेटेड 533 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट सिटी कराची. ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, उससे 533 किलोमीटर वेस्ट में वाक़या है. इट इज़ 120 किलोमीटर फ्रॉम द ईरानियन बॉर्डर. ईरान का जो बॉर्डर है उससे ये 120 यानी 120 किलोमीटर के फासले पर है. इट इज़ लोकेटेड 380 किलोमीटर अवे फ्रॉम ओमान. ये ओमान से 380 किलोमीटर दूरी पे है. एंड नियर द इम्पॉर्टेंट ऑयल शिपिंग लैंड्स इन द पर्शियन गल्फ. जो खलीज फारिस है उसकी नियर मीन करीब है, उसके जो ऑयल शिपिंग लैंड्स है यानी जो तिजारती बहरी रास्ता है उसका ऑयल शिपिंग का, उसके पास. मोस्ट ऑफ दिस रूट इज़ होम टू अराउंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व्स. ऑयल रिजर्व मीन्स तेल के ज़खायर. रूट मीन रास्ता. इसका जो ज़्यादातर रास्ता है वो 2/3 जो दुनिया की तेल के ज़खायर हैं उसके पास है या उसके ही इर्द गिर्द है. इट इज़ ऑल्सो द नियरेस्ट वार्म वाटर सी पोर्ट टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज अफ़गानिस्तान. ये जो है करीब है गर्म पानी के जो बंदरगाहें हैं उनके जो सेंट्रल एशिया की स्टेट्स हैं, एशियन स्टेट्स हैं, और अफ़गानिस्तान उसके ये पास है. इन द पास्ट गवादर वाज पार्ट ऑफ ओमान. गवादर ओमान का हिस्सा था. पाकिस्तान परचेस्ड इट्स टेरिटरी फ्रॉम ओमान फॉर $3 million on
8 September 1958 and Gwadar officially become part of Pakistan. गवादर पास्ट में माजी में ओमान का हिस्सा था और पाकिस्तान ने इस की जो टेरिटरी ये इलाका ख़रीदा था ओमान से US $3 मिलियन दे के 8 सितंबर को 1958 में, और गवादर ऑफिशियली फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था. द गवादर डीप सी पोर्ट इज़ द सेकेंड ग्रेट मेमोरियल टू पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप आफ्टर द कराकोरम हाईवे. कराकोरम हाईवे के बाद पाक चाइना फ्रेंडशिप या दोस्ती का ये दूसरी एक यादगार है, ग्रेट एक मेमोरियल है, यानी अजीम यादगार है. पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैव स्ट्रेंथन्ड सिंस China became the primary investor in building the Gwadar seaport. जो स्ट्रैटेजिक मीन्स जो हिकमत अमली है या जो ताल्लुकात हैं इनके वो ज़्यादा मजबूत हो गए पाक चाइना के, किसके बाद जब से चाइना ने एक बुनियादी तौर पे यहाँ पे सरमायाकारी शुरू की. द फाउंडेशन स्टोन फॉर द पोर्ट वॉज लेड बाय चाइना इन मार्च 2002. जो इसकी संग बुनियाद इसका था वो चाइना ने रखा 2002 में. द चाइना प्रीमियर डिक्लेयर्ड गवादर एज द इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ पाकिस्तान ऑन द विजिट ऑफ पाकिस्तान इन मई 2013. चाइना के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने ऐलान किया था गवादर को, उन्होंने कहा था कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान का ऑन हिज विज़िट, जब उन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया था 2013 में. इन 2015 इट वाज अनाउंस्ड दैट द सिटी एंड पोर्ट वुड बी डेवलप्ड फर्दर अंडर CPEC एट अ कॉस्ट ऑफ $1.62 बिलियन. 2015 में ये अनाउंस हुआ था कि इसके सिटी को या इस शहर को और इस पोर्ट को बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा CPEC के अंडर, और इसकी कॉस्ट आएगी $1.62 बिलियन. CPEC इज़ अ 3,218 किलोमीटर 18 किलोमीटर रूट कंसिस्टिंग ऑफ हाईवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन that will connect the Gwadar port to Xinjiang in China. Xinjiang एक सिटी का नाम है चाइना में, और ये पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है, जो CPEC है, ये पाकिस्तान को चाइना से जोड़ेगा, जो कि मुश्तमिल होगा, कंसिस्टिंग मीन्स जो मुश्तमिल है हाईवेज़ पे, शाहराएँ रोड्स हैं, इस पे बड़ी सड़कें हैं, रेलवे है और पाइपलाइंस जो कि इन दोनों को पाकिस्तान चाइना को मिलाएंगी. गवादर हैज़ हेल्प चाइना एंड पाकिस्तान रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मैरीटाइम सिल्क रूट. मैरीटाइम मीन्स समुद्री, सिल्क रूट रेशमी रास्ता, यानी इसको एक समुद्री रेशमी रास्ता कहा जाता है, विच विल बेनिफिट नॉट ओनली चाइना एंड पाकिस्तान बट ऑल्सो सेंट्रल एशिया. एक गवादर ने ही रियलाइज़ कराया या एक पहचान या समझ दिलाई पाकिस्तान और चाइना को कि ये जो एक समुद्री रास्ता है ये इनके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ना सिर्फ पाकिस्तान चाइना के लिए बल्कि सेंट्रल एशिया के लिए भी. द बीचेस इन गवादर आर यूनिक इन ब्यूटी. यूनिक मीन अनोखे, मुनफरिद, बीचेस साहिल एंड ब्यूटी खूबसूरती. जो गवादर के साहिल हैं वो अपनी खूबसूरती में यूनिक हैं, अलग हैं, जुदा हैं. दे हैव मैचलेस सीनरी. मैचलेस मीन्स बेमिसाल, सीनरी मीन्स मनाजिर, मंजर, एंड ह्यूज पोटेंशियल फॉर टूरिज़म. और इसमें पोटेंशियल मीन्स सलाहियत रखता है टूरिज़म सियाहत की. इसके जो बीचेस हैं वो मैचलेस सीनरी रखते हैं, यानी उनका कोई जोड़ नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं और इसलिए वो सियाहत के लिहाज से बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं. देयर आर मैनी astonishing wood carved rocks formations that
look as if carved by an artist. Astonishing means हैरत ज़दा. Wind carved यानी हवा से कटी हुई शक्लें या अशकाल. Rock formations, रॉक मीन्स चट्टाने, फॉर्मेशंस बनाई गई. इस तरह की वहाँ पे हैरत अंगेज़ चट्टाने हैं जो जिनको देख के ये लगता है कि वो किसी आर्टिस्ट ने, किसी फ़नकार ने कार्व की हैं या बनाई हैं. द turquoise sea water look as sea water with golden sparkles facing south gives a beautiful sight. टर्क्वाइज फिरोजी कलर, सी वाटर समंदर का पानी विद गोल्डन स्पार्कल्स, चमक के साथ जो है वो एक अजीब और बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है. इट इज़ सैड दैट इन द कमिंग ईयर्स दीज बीचेस आर गोइंग टू बी अ ग्रेट अट्रैक्शन नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान बट फॉर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये कहा जाता है कि जो इसके बीचेस हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन, एक कशिश का बायस बनेंगे. गवादर कैन एक्ट एज इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर पाकिस्तान. इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी, ट्रेड मीन्स तिजारत, सेंट्रल मरकज़. गवादर एक बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तिजारत का मरकज़ साबित हो सकता है. इट कनेक्ट्स 3 रीजन्स, 3 इलाकों को, 3 खित्तों को ये जोड़ता है. सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट. सेंट्रल एशिया मरकज़ी जो है एशिया को, उसको साउथ एशिया को और मिडल ईस्ट को ये आपस में जोड़ता है. इट इज़ अ डोर वे पोर्ट फॉर पाकिस्तान एंड द रीजन. ये पाकिस्तान और इसके जो आसपास के इलाके हैं उनके लिए एक डोर वे है, यानी एक दरवाज़ा है, एक गुज़रगाह है. इट कैन सर्व एज एन आउटलेट फॉर लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. लैंड लॉक मीन्स वो इलाके जिनके जो कि ज़मीन से घिरे हुए हैं, जिनके इर्द गिर्द कोई समंदर या बहेरा नहीं है, मौजूद नहीं है, उनके लिए ये एक आउटलेट है. यानी एक आउटलेट मीन्स बिजनेस के लिए एक दुकान की जैसे हैसियत रखती है. वेस्ट चाइना एंड अफ़गानिस्तान बाय ऑफरिंग ट्रांजिट ट्रेड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़. ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ मीन्स जो एक जहाज़ से दूसरी जहाज़ पर सामान को मुंतकिल किया जाता है. ट्रांजिट मीन राहदारी, ऑफरिंग मीन्स पेश करता है. यानी ये जो गवादर पोर्ट है ये वेस्टर्न चाइना और अफ़गानिस्तान को एक ऐसी राहदारी फराहम कर रहा है, करेगा जो कि उसकी ट्रांसशिपिंग में या एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में सामान को मुंतकिल करने में मदद देगा. इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स कराची पोर्ट. ये कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट जो है उसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है और बहुत सारी जो हमारे पाकिस्तान की मौशी नशोनुमा है उसकी हौसला अफजाई होती है. दिस पार्ट होल्ड्स ग्रेट इकनॉमिक प्रोमिनेंस फॉर पाकिस्तान. प्रोमिनेंस मीन्स अहमियत. ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा मौशी तौर पे एक अहमियत का हामिल है. इट वुड ओपन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान. इसकी वजह से बहुत सारी नई नौकरियां जो हैं वो उसके मौके मिलेंगे और पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की जो तरक्की है उसके लिए ये मददगार साबित होगा. There would be possibilities for Pakistan to explore mineral, hydrocarbons and oil and gas resources. इसमें possibilities means मुमकिनात, explore means तलाश करना, minerals मादनियात, हाइड्रोकार्बन ऐसी चीज़ें जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हो, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स और रिसोर्सेज में वसाइल. इसकी वजह से ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी मादनियात को तलाश कर सके, हाइड्रोकार्बन्स
उसको मिलें, या इसके साथ साथ गैस और ऑयल के ज़खायर भी उसको, तेल और गैस के ज़खायर मिलें। The port will attract foreign investment and tourism. Foreign means गैर मुल्की, investment means सरमायाकारी, attract means मुतवज्जो करना, और tourism सियाहत। The port will attract foreign investment and tourism. जो पोर्ट है वो अट्रैक्ट करेगा, मुतवज्जो करेगा गैर मुल्की सरमायाकारी को और सियाहत को। It will provide free trade zone and special economic zones that would help in the economic prosperity of Pakistan. Prosperity means खुशहाली, economic zone means मौशी इलाका या मौशी। It would provide free trade zone. Free trade zones means कि ये तिजारत के लिए एक ऐसी जगह मुहैया करेगा, और स्पेशल इकनॉमिक मौशी जोन जो है, इसकी वजह से हमारी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और या पाकिस्तान की मौशी खुशहाली में मदद मिलेगी। इट विल बूस्ट जॉइंट वेंचर्स विद अदर कंट्रीज़ इन द ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर। ये बूस्ट करेगा या फ़रोग़ देगा जॉइंट वेंचर्स मीन्स मंसूबे, मुश्तरका जो मंसूबे हैं, विद अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ जो पाकिस्तान के ऑयल और एनर्जी सेक्टर में मंसूबे जारी हैं, उनको भी ये बूस्ट करेगा, उनको फ़रोग़ देगा। द होटल इंडस्ट्री, टूरिज़म, ट्रेड एंड स्टेट रेवेन्यू विल इंक्रीज़। जो होटल इंडस्ट्री का इंडस्ट्री टूरिज़म है वो इसकी वजह से ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, और स्टेट रेवेन्यू यानी जो हमारी स्टेट सल्तनत की जो आमदनी है, जो हमारे मुल्क की आमदनी है, उसमें इजाफ़ा होगा। विच विल सपोर्ट द कंट्रीज़ इकनॉमी, जो कि पाकिस्तान की जो मुल्की मईशत है उसको ज़्यादा सपोर्ट उससे मिलेगी। The Gwadar port will no doubt be the door to prosperity for the hard working people of Pakistan. गवादर पोर्ट बिलाशुबा एक डोर ऑफ प्रॉस्पेरिटी होगा, एक खुशहाली का दरवाज़ा होगा पाकिस्तान के मेहनत कश लोगों के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द ट्रांसलेशन एंड रीडिंग ऑफ दिस यूनिट। उम्मीद है कि आपको ये सारा जो लेसन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स एक्सरसाइज, लिसनिंग एंड स्पीकिंग फॉर फोकस। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। एक डायलॉग है बिटवीन 3 फ्रेंड्स, और ये डायलॉग इज़ बेसिकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 or more people as we know। तो ये डायलॉग 3 फ्रेंड्स के बारे में है, उनके दरमियान है अली, हमज़ा एंड उमर। So let's read it. Ali, you look a bit worried. What is the matter? Hamza, we plan to visit the Gwadar port today. Umar promised to come at 8. I have waited for 1 hour but he hasn't shown up yet. Ali, did he call? There might be something wrong. Hamza, I sent him many messages but he didn't reply. I can't bear it any longer. I am really annoyed with his behavior. His attitude is always non-serious. Ali, you should wait for him patiently. Hey, look, here he is. Umar, sorry guys, I got stuck in traffic. I tried to call you but the network was busy at that time. Hamza, it's okay. Now let's go, we are already late. So इस डायलॉग को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि ये डायलॉग 3 फ्रेंड्स के दरमियान है जो कि एक जगह को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, एंड 2 फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर देयर अनदर फ्रेंड। सो स्टूडेंट्स, आपने इसको रीड करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी और टॉपिक पे आपने एक डायलॉग अपनी नीट कॉपी में इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉम्प्रिहेंशन फोकस। स्टूडेंट्स, आपको कॉम्प्रिहेंशन फोकस के नोट्स मिल जाएंगे। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं आपने उनको नीट कॉपी पे करना है और उनको नीटली काम करना है, सारे क्वेश्चंस को नीट कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग
sentences. As we have read before कि टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो पैराग्राफ के मेन आइडिया को या पूरे यूनिट के मेन आइडिया को डिस्क्राइब कर रहा होता है, और सपोर्टिंग सेंटेंस वो डिटेल्स होती हैं जो उसके सपोर्ट में उसको लिखी जाती हैं. क्वेश्चन है, रीड पैराग्राफ 7 ऑफ द यूनिट एंड आइडेंटिफाई इट्स टॉपिक सेंटेंस. इस बुक का आपने पैराग्राफ नंबर 7 रीड करना है और उसमें जो आपके टॉपिक सेंटेंस है उसको लिखना है. उसके बाद आपने सपोर्टिंग डिटेल 1 एंड सपोर्टिंग डिटेल 2 लिखनी है. हम देखते हैं कि इसका 7th पैराग्राफ कौन सा है. सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 18 पे आपका पैराग्राफ है, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द पोर्ट वॉज लेड बाय चाइना. ये आपके इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी टॉपिक सेंटेंस है. उसके बाद द चाइनीज़ प्रीमियर डिक्लेयर्ड गवादर एज द इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ पाकिस्तान. ये आपकी फर्स्ट सपोर्टिंग डिटेल है 2013 तक, और सेकंड सपोर्टिंग डिटेल आपकी स्टार्ट होती है इन 2015. इट वाज अनाउंस्ड that the city and port would be developed further under CPEC at cost of $1.62 billion. ये इसकी आपकी सेकंड डिटेल बनेगी. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किमिंग. स्किमिंग मीन्स रीडिंग. ये एक रीडिंग टेक्निक है यूज टू लुक फॉर मेन जनरल आइडियाज़ इन एनी टेक्स्ट. किसी भी टेक्स्ट में जो मेन आइडिया जनरल आइडियाज़ होते हैं उस पे बेस करती है. रीडर रीड्स ओनली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल रीडिंग. डिटेल रीडिंग में जाने के बजाय जो रीडर होता है वो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट उसकी इन्फॉर्मेशन है उसी को गो थ्रू करता है और वहीं से इन्फॉर्मेशन लेता है. क्वेश्चन है इसका, रीड द यूनिट अगेन, स्किम द टेक्स्ट एंड राइट इट्स मेन आइडिया इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक. आपने सारा यूनिट रीड करना है और उसमें से आपने इसको स्किम करना है. जो उसकी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपने लेके और अपनी नीट कॉपी पे ये क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट इज फोनिक फोकस. पंक्चुएशन की आर कंट्रोल वाउल्स. आर कंट्रोल वाउल्स कौन से होते हैं? दीज आर द सिंबल्स ऑफ लेटर्स यूजिंग written in a dictionary. When the letter R comes after a vowel in any word, the vowel make a different sound. These vowels are called R control vowel. जब भी कोई जो R लेटर है वो किसी वाउल्स लेटर के साथ आता है तो वो एक डिफरेंट साउंड देता है जिसको हम कहते हैं R control vowels. Read and say the different words and notice the sound of R controlled vowels. इनमें R की साउंड कंट्रोल होती है कि वाउल साउंड की वजह से. यहाँ देखें, इसको हम अगर प्रोनाउंस करें तो ये बनता है स्टार. स्टार. सेकंड है पाक. पाक. नेक्स्ट ई को अगर हम देखें ई वाउल से तो वाटर. सिस्टर. बर्ड. फॉर्म. टर्न. पपल. बॉर्न. फॉर्म. इस तरह से जो आर साउंड है वो इसमें कंट्रोल्ड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 10 वर्ड्स हैविंग आर कंट्रोल्ड वाउल इन योर नोटबुक. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे हार्म, आर्क, कार, हर, टर्म. ये सारे आर कंट्रोल साउंड्स हैं, वाउल्स हैं. आपने इसी तरह से 10 आर कंट्रोल वाउल्स अपनी कॉपी पे लिखने हैं. वोकैबुलरी फोकस. रीड द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. आपको वर्ड्स मीनिंग के भी नोट्स मिल जाएंगे जो आपने अपनी कॉपीज़ पे, नीट कॉपीज़ पे लिखने हैं. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए, इकोनॉमिक, कोस्टल, मेमोरियल, ट्रांसशिपमेंट, प्रॉस्पेरिटी. इन सब वर्ड्स को हम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एंड रीडिंग
पढ़ चुके हैं और इसके मीनिंग्स भी लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलीज। सिमिली क्या होती है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स यूजिंग एज एंड लाइक। दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिमिली, और इसमें एज और लाइक यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक वो एग्जाम्पल दी हुई है, अगर हम इसको देखें, द रूम वॉज एज डार्क एज द नाइट, द अरोमा ऑफ शुगर फिल्ड द एयर। एज डार्क एज नाइट इज द सिमिली। ऑल द पीपल इन द रूम वर एज क्वाइट एज माइस। ये भी एक सिमिली है। सडनली they heard the sound of the door cracking open. Vanya stepped in and switched on the light. Everyone in the room jumped up and yelled, "Surprise! Happy birthday!" Vanya got surprised by all this. She was happy as a lark to see her friends at her home. As a lark, happy as a lark and as quiet as mice are both similes. इसकी पहचान ये भी होती है कि इसमें as और like यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर फोकस। कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ 2 or more words. फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश, हेयर कट, सिस्टर इन लॉ। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाने से कंपाउंड नाउन्स बनते हैं। रीड द गिवन फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स की जो 3 फॉर्म्स यहाँ पे बताई गई हैं। फर्स्ट इज क्लोज फॉर्म। वी राइट 2 words टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल वर्ड विद नो एडिशनल पंक्चुएशन और स्पेसिस। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट बॉल, मेकअप एंड कीबोर्ड। क्लोज फॉर्म वो होती है जिसमें हम कोई भी और पंक्चुएशन या स्पेस वगैरह यूज़ नहीं करते, कोई एडिशन नहीं करते, और हम 2 words को इकट्ठे लिख देते हैं जिससे हमें एक तीसरा वर्ड मिल जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सॉफ्ट बॉल, 2 words हैं, उनको कंबाइन किया, हमें एक और नया वर्ड मिल गया। नेक्स्ट इज हाइफनेटेड फॉर्म। हाइफनेट होता है एक पंक्चुएशन मार्क। These compound nouns connect 2 or more words with 1 or more hyphens between them. For example, 6-pack, 5-year-old and son-in-law. यानी ऐसे वर्ड्स जिनको मिलाने में उनमें हम एक हाइफन ऐड करते हैं, उनको हाइफनेटेड फॉर्म कहते हैं कंपाउंड नाउन की। जैसे कि 6-pack, 5-year-old, सन इन लॉ, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ओपन फॉर्म कौन सी होती हैं? दीज कंपाउंड नाउन्स फंक्शन एज 1 unique word but are still written as 2 or more separate words with a space between each word. For example, post office, middle class and अटॉर्नी जनरल। यहाँ जो ओपन फॉर्म है इसमें हम 2 नाउन्स को, 2 वर्ड्स को कंबाइन लिखते हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग स्पेस देके उनको हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट एक अलग वर्ड है, ऑफिस इज़ अनदर वर्ड, बट हमने इसमें एक स्पेस देके इनको एक वर्ड शो किया है। मोस्ट कंपाउंड नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड एज फॉलो। अब ये कुछ रूल्स हैं कि हम किस तरह से बनाते हैं कंपाउंड वर्ड्स। हम 2 नाउन्स को मिला के भी एक कंपाउंड वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे ट्रेन और स्टेशन दोनों अलग अलग नाउन्स हैं, इनको मिला के हमने एक ट्रेन स्टेशन वर्ड बनाया है जो कि एक कंपाउंड नाउन है, और ये 2 नाउन्स को मिला के बना है। सेकेंड एग्जाम्पल है एडजेक्टिव और नाउन। कोई एडजेक्टिव होगा और उसके साथ अगर हम नाउन को ऐड कर देंगे तो वो भी हमारा एक कंपाउंड नाउन बन जाएगा। जैसे फुल इज़ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड फॉर नाउन।
ब्लैक बोर्ड, कॉमन रूम। नाउन एंड वर्ब, नाउन और वर्ब को भी हम जब मिलाएंगे तो एक कंपाउंड नाउन बन जाएगा। जैसे नाउन इज, हेयर इज अ नाउन एंड कट इज अ वर्ब, बोथ आर अ कंपाउंड नाउन्स। नाउ हेयर कट मीन्स अ कंपाउंड नाउन। नाउन प्रपोजिशन, नाउन को और किसी प्रपोजिशन को हम कंबाइन करेंगे तब भी हमारे पास कंपाउंड नाउन आ जाएगा। जैसे हैंगर ऑन, पासर बाय, बैकग्राउंड। एडजेक्टिव और वर्ब को ऐड करने से भी हमारे पास कंपाउंड नाउन आता है। ड्राई क्लीनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वाइट वॉश। वर्ब एंड नाउन, वर्ब को और नाउन को, किसी एक्शन और नाउन को हम जब एक्शन वर्ड और नाउन को एक साथ मिलाते हैं तो उससे भी हमें कंपाउंड वर्ड मिलता है। फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल, वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट देखें, प्रपोजिशन और वर्ब को भी अगर हम मिलाएंगे तो हम इससे भी एक नया कंपाउंड वर्ड हमारे पास आएगा। जैसे आउटपुट, बैकबोन, ओवरथ्रो। Read the given rules to change the number of compound nouns with their examples. When a compound noun is hyphenated, we add s to the noun. जब हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो अगर उसमें हाइफनेटेड है, वो फॉर्म है हाइफनेटेड फॉर्म, तो उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे? वी विल ऐड एस टू द नाउन। नाउन जो होगा उसके साथ हम एस ऐड कर देंगे। जैसे एडिटर इन चीफ है तो एडिटर्स इन चीफ, ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर्स इन लॉ। सेकेंड रूल है, इन कंपाउंड नाउन फॉर्म्ड बाय अ नाउन प्लस अ प्रपोजिशन or an adverb or an adjective, only the first word takes the plural. अगर कोई ऐसा नाउन कंपाउंड नाउन है जो कि नाउन को मिलाने से, नाउन के साथ प्रपोजिशन या एडवर्ब या एडजेक्टिव मिलाने से बना है, तो सिर्फ जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा उसको हम प्लूरल करेंगे। जैसे कि पासर बाय है तो इसका फर्स्ट वर्ड है पासर, तो वो पासर्स बाय हो जाएगा, जो प्रपोजिशन है वो वैसे ही रहेगी। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। थर्ड है विद कंपाउंड नाउन्स मेड ऑफ नाउन प्लस नाउन। अगर दोनों नाउन होंगे द सिंगल सेकेंड नाउन टेक्स एन एस फॉर प्लूरल। जो उसका सेकेंड नाउन होगा उसके साथ हम एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाएंगे। एप्पल ट्री है तो एप्पल फर्स्ट है, ट्री इज़ द सेकेंड नाउन, तो हम जो सेकेंड नाउन है उसके साथ एस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एप्पल ट्रीज। टूल बॉक्स, टूल बॉक्सेस। नेक्स्ट इसका रूल है, इफ द कंपाउंड नाउन बिगिंस विद द वर्ड्स मैन, वुमेन, विमेन, बोथ वर्ड्स टेक द प्लूरल फॉर्म। इसके जो दोनों वर्ड्स हैं वो प्लूरल फॉर्म्स में होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट्स। वुमेन डॉक्टर है तो विमेन डॉक्टर्स, दोनों को हमने प्लूरल किया है। कंपाउंड्स इन फुल हैव द प्लूरल एंडिंग एट द एंड ऑफ द वर्ड। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फुल, जिसके वर्ड के एंड पे आता है, जैसे हैंडफुल है तो फुल के बाद हम एस ऐड करने से उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे। हैंडफुल, हैंडफुल्स। माउथफुल, माउथफुल्स। नेक्स्ट रूल इज, इफ देयर इज नो नाउन इन अ कंपाउंड नाउन, एस इज एडेड टू द लास्ट वर्ड। अब कोई भी नाउन नहीं है इस कंपाउंड नाउन में तो एस जो है वो हम इसके एंड पे ऐड कर देंगे। फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड्स, ये इसके जो लास्ट वाले वर्ड्स होंगे इसके साथ हम एस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेंज द नंबर ऑफ द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। आपने इन कंपाउंड वर्ड के नंबर्स चेंज करने, मीन्स इनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। फर्स्ट इज बस स्टॉप, बस स्टॉप्स। बकेट फुल, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था फुल है तो उसके साथ ऐसा आ जाएगा बकेट फुल्स।
ब्रदर इन लॉ, अब नाउन है, इसमें हाइफनेटेड है तो नाउन के साथ हम एस लगाएंगे तो ये ब्रदर इन लॉज हो जाएगा। टेक ऑफ, टेक्स नाउन, इसको हम टेक्स के साथ टेक को हम टेक्स ऑफ कर देंगे। गो बिटवीन, गोज बिटवीन हो जाएगा। मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर्स हो जाएगा। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल्स हो जाएगा। बाय स्टैंडर्ड, बाय वैसे ही रहेगा, स्टैंडर्ड को हम स्टैंडर्ड्स कर देंगे। कार व्हील, कार व्हील्स। कपफुल, कपफुल्स। पोजेसिव फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन, पोजेसिव फॉर्म कौन सी होती है? जो पोजेशन शो कर रही होती है और इसमें अपॉस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं टू द एंड ऑफ द वर्ड। जैसे मदर इन लॉ है तो अगर हमने कहना है कि कार मदर इन लॉ की है तो हम कहेंगे मदर इन लॉज कार। और 5 year old's बर्थडे। यहाँ एग्जाम्पल देखें, रीड द गिवन सेंटेंसेस। माई मदर इन लॉज रेसिपी फॉर पिज़्ज़ा इज़ माई फेवरेट। मदर इन लॉज, ये एस अपॉस्ट्रोफी एस हमने ऐड किया, इट्स मीन के मदर इन लॉ की जो रेसिपी है पिज़्ज़ा की वो मेरी फेवरेट है, यानी उनसे रिलेट की है, ये उनकी पोजेशन है। Pakistan and China signed a deal for the Gwadar port's development. We went to grandmother's house today. The dry cleaner's number is on the table. Her daughter-in-law's dress is very beautiful. Now read the given sentences. Underline the compound nouns. आपने कंपाउंड नाउन्स को यहाँ पहले इन सेंटेंसेस में अंडरलाइन करना है। देन राइट वेदर इट इज़ अ प्लूरल कंपाउंड नाउन और पोजेसिव फॉर्म। आपने बताना कि ये प्लूरल कंपाउंड नाउन है या फिर पोजेसिव कंपाउंड है। पोजेसिव की हमने यहाँ पे एक पहचान पढ़ी है कि इसको हम अपॉस्ट्रोफी एस के साथ लिखते हैं। दे बॉट 3 टूथब्रशेस। टूथब्रशेस जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन है और ये कौन सा कंपाउंड नाउन है? दिस इज़ अ प्लूरल कंपाउंड नाउन। इसके आगे आप यहाँ पे लिखेंगे प्लूरल कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट देखें, हिज ब्रदर इन लॉज हाउस इज़ नियर द ग्वादर पोर्ट। अब यहाँ पे हमारे पास अपॉस्ट्रोफी एस है, इट्स मीन इट इज़ अ पोजेसिव फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। ब्रदर इन लॉज, यू मस्ट गो देयर टू गेट फैमिली अटॉर्नी सिग्नेचर। यू मस्ट गो देयर टू गेट फैमिली अटॉर्नीज, यहाँ पे भी हमारे पास अपॉस्ट्रोफी एस है, इट्स मीन इट इज़ अ पोजेसिव फॉर्म। फॉरगेट मी नोट्स मेक अ वंडरफुल प्रेजेंट, यहाँ पे ये प्लूरल कंपाउंड है। शी टुक माई डॉटर इन लॉज कार, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस है, इट्स मीन इट इज़ अ पोजेसिव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे वर्ड्स जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए हम लिखते हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि what, why, where, how, etc. Read the given text and write questions using the given question words, then write their answer in your notebook. आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है और इस पैसेज में से आपने क्वेश्चंस जो बनाने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स फिर आपने अपनी कॉपी पे, नीट कॉपी पे लिखने हैं। हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है, फर्स्ट लाइन इज़ When it comes to natural beauty, Gwadar is an unmatchable place. Its biggest attraction is its beaches. A small Gwadar town is now transforming into a new international port. Mostly roads are newly built and buildings are extending around Gwadar. There are various forts in Gwadar such as the Hammerhead Omani Fort. Gwadar has 2 hills, the Kohe Mehdi
and the Kohe Bhatti। अब इस पैराग्राफ में से आपने नीचे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है व्हाट, तो हम यहाँ से लिखेंगे बना सकते हैं व्हाट इज़ एन अनमैचेबल प्लेस। अब आपको यहाँ पे इसका आंसर भी मिल जाएगा कि गवादर इज़ एन अनमैचेबल प्लेस। अब आपने इसके अकॉर्डिंग पूरे पैराग्राफ में से ये सेंटेंसेस क्वेश्चंस बनाने हैं। लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो ज्वाइंट करते हैं एडजेक्टिव और नॉन कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट। ऐसे वर्ड्स जो लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उनको हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अपीयर, गो, साउंड, बिकम, लुक, सीम, फील, स्मेल, गेट, टेस्ट, टर्न, ये सारे क्या हैं? ये आपके लिंकिंग वर्ड्स हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ द लिंकिंग वर्ड्स। हम नीचे जो दिए हुए हैं उनमें से हम सेंटेंसेस रीड करते हैं और जो आपको हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सारे आपके लिंकिंग वर्ड्स हैं। हमजा इज़ अ गुड स्टूडेंट, इज़ अ linking verb. Ali felt so excited about his trip to Gwadar. Felt इसको ज्वाइन कर रहा है इस सेंटेंस के साथ, तो इट्स मीन कि ये हमारा एक लिंकिंग वर्ब है। जो मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं उनमें इज़, आर, एम, वॉज, वर, सीम, बिकम, फील, गेट, ये सारे आपके कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं। Sana seems to be happy. The flower smells wonderful. The ocean looked full today. This pizza tastes great. They were late. Fill in the blanks with the correct linking verbs. आपने ये जो fill in the blanks है उनको करेक्टली, ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन या इनमें पुट करना है। These eggs dash rotten. एग्स ऑलरेडी हमें पता है कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम इज़ नहीं लगा सकते, सो हम क्या लगाएंगे? इसका जो लिंकिंग वर्ब होगा वो होगा स्मेल। दीज एग्स स्मेल रॉटन। ही सीम्स इंटेलिजेंट, फील्स और सीम्स। योर प्लान्स फॉर द वेकेशन डैश नाइस। गो नहीं आएगा यहाँ पे, साउंड नाइस होगा। Next is Gwadar dash an important seaport. Gwadar is an important seaport. Atik dash fond of seafood. Atik is fond of seafood. Look at the next question. Use any 5 linking verbs above in sentences in your नोटबुक। आपने जो ऊपर दिए हुए हैं लिंकिंग वर्ब्स उनमें से कोई से भी 5 लेने हैं और उनको अपनी नोटबुक पे उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, द स्काई लुक्ड ग्रे। लुक्ड इज अ लिंकिंग वर्ब। राइटिंग फोकस, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। A descriptive paragraph describes the unique characteristic of a person, object or place। किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट, चीज़ या किसी जगह के बारे में जो डिस्क्रिप्शन होती है वो हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में मिलती है। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डिटेल्स होती हैं, वो हमें किसी भी डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में मिलती हैं। यहाँ क्वेश्चन है राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑफ ऑन एनी बीच ऑफ पाकिस्तान इन योर नोटबुक। आपने किसी भी पाकिस्तान के बीच के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसमें आपने उसके बारे में बताना है, डिटेल बतानी है कि कहाँ है, कैसा है, क्यों फेमस है या क्या उसकी वजह है। यहाँ पे पॉइंट्स है सफिशेंट, प्रोवाइड सफिशेंट जनरल डिटेल्स, उसके जनरल डिटेल्स आपने बतानी है। डिफाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेस, उसकी खसूसियात बतानी है उस जगह की। यूज़ करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, आपने करेक्ट वर्ब फॉर्म में या करेक्ट टेंस में उसको लिखना है। यूज़ अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स फॉर विविड इफेक्ट।
अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब जो एडजेक्टिव्स हैं और एडवर्ब्स हैं वो ऐड करने हैं। प्रोवाइड डिटेल्स इन अप्रोप्रिएट ऑर्डर, सारी डिटेल्स आपने एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चंस। रीड द गिवन क्वेश्चन एंड आंसर देम इन योर नोटबुक। आपके यहाँ क्वेश्चन दिए हैं उनको आपने पढ़ना है और उसको अपनी नोटबुक में इसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। वेयर इज़ द गवादर पोर्ट लोकेटेड। अब ये इज़ शो कर रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, मौजूदा वक्त की बात हो रही है, तो हमने इसका आंसर भी प्रेजेंट में ही देना है। पास्ट टेंस। व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गवादर पोर्ट लेड। ये भी आपको, ये सारे आपके टेक्स्ट में से क्वेश्चंस है और वहाँ से इसके आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें वॉज है, वॉज शो कर रहा है हमारे पास्ट टेंस को, यानी हमने इसका आंसर पास्ट में देना है। फ्यूचर टेंस। हाउ विल द गवादर पोर्ट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू पाकिस्तान। विल मीन्स फ्यूचर शो कर रहा है यानी करेगा, तो ये हमें इसका आंसर भी विल में ही देना है। और जिस जिस टेंस में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें उसी टेंस में इसका वर्ब भी लिखना है। अगर प्रेजेंट है तो उसका वर्ब भी हम अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस लिखेंगे, पास्ट है तो उसका भी हम उसका पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने टेंस वर्ब लिखना है और फ्यूचर का हमने अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसी राइटिंग। A précis is a short written or spoken account of something which gives important points but not the details. It is a short summary of a passage. एक पैराग्राफ की बिल्कुल शॉर्ट समरी जिसमें कोई डिटेल्स नहीं होती हैं, कोई इम्पोर्टेंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कोई हम एक्स्ट्रा उसमें इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, उसको हम प्रेसी कहते हैं। प्रेसी। रीड द गिवन रूल ऑफ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग लिखने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले है फर्स्ट, रीड द टेक्स्ट ट्वाइस एंड ट्राइस केयरफुली टू समराइज। उसको 2-3 दफ़ा पढ़ें टेक्स्ट को, उसको समराइज करने के लिए या उसका खुलासा लिखने के लिए। अंडरलाइन एंड मार्क द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। उसके जो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को इसको अंडरलाइन करें या मार्क करें। विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइन आइडियाज़ ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ योर प्रेसी। फिर उन्हीं इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को आपने अंडरलाइन जिनको किया है उनमें से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आप लिख लें, उसका एक आउटलाइन ड्रॉ कर लें। ओमिट ऑल अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी जो गैर ज़रूरी मालूमात है वो बीच में से निकाल दें। बट डोंट ओमिट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने नहीं निकालना, वो आपने वहीं रहने देने, उनको लिखना है। Keep the fact in your mind that the length of the précis should be the 1/3 of the original text. अगर आपका टेक्स्ट जो है वो एक पैराग्राफ है तो आपने उसका 1/3 ओनली जो है वो लिखना है, उस जो आपकी प्रेसी होगी उसमें। इट शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। एक इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, हम कभी भी प्रेसी डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते। इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन एंड पास्ट टेंस। एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करते हैं और पास्ट टेंस में हम इसको लिखते हैं। इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ द प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज। अगर आपके टेक्स्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको आप ऐड कर रहे हैं अपनी प्रेसी में, तो वो आपका क्या होगा, वो आपके प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, उसको हम पास्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे। इट शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज में लिखना है। री राइट द टेक्स्ट एंड कंपेयर इट विद योर प्रेसी। आप दोबारा टेक्स्ट को री राइट करें और अपनी जो प्रेसी आपने लिखी है उसके साथ कंपेयर करें। डू नॉट क्रिटिसाइज और चेंज द ऑथर्स आइडिया। आपने इसमें ऑथर को क्रिटिसाइज़ नहीं करना और उसके आइडियाज़ को चेंज नहीं करना। आइडियाज़ उसके रहेंगे लेकिन वर्ड्स आपके होंगे। थिंग्स नॉट टू डू टू बी यूज वाइल राइटिंग अ प्रेसी। एक प्रेसी लिखते हुए कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी। एग्जाम्पल इन द पैसेज, ये हमने ऐड नहीं करना, मिसालें नहीं ऐड करनी, स्टोरीज़ नहीं ऐड करनी, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस, इडियम्स ये भी आपने ऐड नहीं करने। रेपिटेशन ऑफ सिमिलर सेंटेंसेस और आइडियाज़, जो एक जैसे सेंटेंसेस जुमले होंगे या आइडियाज़ होंगे उनको भी आपने नहीं लिखना। जो रेपिटेशन मीन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं।
लॉन्ग फ्रेजेस नहीं लिखने, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैविंग लॉन्ग क्लॉजेस उनको भी नहीं आपने लिखना, और डायरेक्ट स्पीच भी नहीं। हमने अभी पढ़ा कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपने करना है। नाउ रीड द यूनिट अगेन एंड राइट इट्स प्रेसी इन योर नोटबुक। आपने पूरा दोबारा से लेसन पढ़ना है और आपने उसकी प्रेसी जो है वो अपनी नोटबुक में लिखनी है। सो स्टूडेंट, इट वाज द यूनिट नंबर 3, इट्स ट्रांसलेशन, रीडिंग एंड इट्स एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, और अब आपने जो आपको नीट कॉपीज़ का काम दिया गया है, आपने वो काम जो है वो सारा नोट्स आपको मिल जाएंगे, और आपने नीटली अपनी नीट कॉपीज़ पे वो सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।